अध्याय 3 प्रेरक प्रसंग। स्वाभिमान। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम कौन नहीं जानता। वे हर प्राणी से प्रेम करने वाले, परोपकारी, नियमों के पक्के तथा समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और महामना मदन मोहन मालवीय कहलाए। एक बार मालवीय जी के पास कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति का पत्र आया। पत्र पढ़कर मालवीय जी असमंजस में पड़ गए। उनके पास ही एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने मालवीय जी से पूछा, क्या बात है पंडित जी? इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर आप चिंतित हो रहे हैं? मालवीय जी बोले, कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं और इसके लिए मेरी स्वीकृति मांग रहे हैं। सज्जन बोले, यह तो हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। मालवीय जी व्यथित मन से बोले, इसमें गर्व की बात नहीं है, बल्कि हमारे पांडित्य के लिए अपमान की बात है। यह सुनकर सज्जन हतप्रभ रह गए। तत्पश्चात मालवीय जी ने उस पत्र का उत्तर लिखा, माननीय महोदय, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मेरे उत्तर को अपने प्रस्ताव का अनादर मत समझिए। मैं जन्म और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ। किसी भी ब्राह्मण के लिए पंडित से बढ़कर दूसरी कोई उपाधि नहीं होती। मैं डॉक्टर की अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय कहलाना अधिक पसंद करूँगा। आशा है आप मेरी भावना को समझते हुए मुझे डॉक्टर बनाने की अपेक्षा पंडित ही बना रहने देंगे। विनम्रता। डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। जो भी उनसे एक बार मिल लेता, उनके व्यक्तित्व की छाप उसका मन मोह लेती थी। एक दिन डॉ. राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे थे। तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहां आया और मेज साफ करने लगा। उसी मेज पर हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य पेन रखा था। वह पेन डॉ. राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। अचानक तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। अपने टूटे पेन को देखकर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए। आवेश में आकर उन्होंने तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर बहुत कठोर शब्द कहे हैं, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी चकित रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर पड़ा। देखा बच्चों, देश का सर्वोच्च पद प्राप्त होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में लेशमात्र भी घमंड न था। वे सभी से बहुत प्रेम करते थे। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। आज डॉ. राजेंद्र प्रसाद हम सबके बीच नहीं है, परंतु वे हमें सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। शब्दार्थ। परोपकारी, दूसरों का भला चाहने वाला। निष्ठा, भक्ति, विश्वास। दृढ़ विश्वास, पक्का इरादा। उपाधि, पदवी। असमंजस, दुविधा, अनिश्चितता। स्वीकृति, मंजूरी। गर्व, अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान। व्यथित, दुखी। अपमान, बेइज्जती। हतप्रभ, हैरान। असमर्थ, जो शक्ति से बाहर हो। तत्पश्चात, उसके बाद। व्यक्तित्व, शख्सियत, आदमियत। बहुमूल्य, कीमती। उपहार स्वरूप, भेंट में,
सर्वोच्च, ऊंचा। अध्यापन संकेत। छात्रों को ऐसे ही अन्य महान व्यक्तित्वों के जीवन से संबंधित प्रेरक प्रसंग सुनाएं। अभ्यास कार्य। मौखिक का शुद्ध उच्चारण कीजिए। पंडित, समाज सुधारक, विश्वविद्यालय, उपकुलपति, स्वीकृति, सज्जन, व्यथित, असमर्थ, राष्ट्रपति, व्यक्तित्व। ख, सोचिए तथा बताइए। यदि आपके सिद्धांतों के विरुद्ध आपको कोई एक बड़ा लाभ पहुंचाना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? आप किसी उपाधि को सर्वाधिक पसंद करते हैं और क्यों? क्या आप अपने पद का अभिमान करना तथा अपने अधीनस्थ को परेशान करना पसंद करते हैं? लिखित का सही उत्तर पर का निशान लगाइए। 1. हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? 1. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2. पंडित मदन मोहन मालवीय। 3. पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित मदन मोहन मालवीय सबसे बड़ी उपाधि किसे मानते थे? 1. डॉक्टर की। 2. शास्त्री की। 3. पंडित की। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 1. राजेंद्र प्रसाद। 2. पंडित जवाहरलाल नेहरू। 3. पंडित मदन मोहन मालवीय। ख, सही कथन पर टिक का तथा गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाइए। मालवीय जी परोपकारी तथा समाज सुधारक थे। मालवीय जी ने डॉक्टरेट की उपाधि स्वीकार कर ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। ग, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यक्तित्व, गर्व, घमंड, कोलकाता, सर्वोच्च। एक बार मालवीय जी के पास विश्वविद्यालय के उपकुलपति का पत्र आया। इसमें की बात नहीं है, बल्कि हमारे पांडित्य के लिए अपमान की बात है। एक बार जो भी .0 राजेंद्र प्रसाद से मिल लेता, उनके की छाप उसका मन मोह लेती। देश के पद पर होने के बावजूद .0 राजेंद्र प्रसाद में लेश मात्र भी न था। घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मालवीय जी ने डॉक्टरेट की उपाधि स्वीकार क्यों नहीं की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने टूटे हुए पेन को देखकर दुखी क्यों हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं थी? भाषा की बात। का, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो, शब्द कहलाता है, जैसे गु प्लस ला प्लस बरी गुलाब। निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। ख, कुछ शब्दांत किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये उपसर्ग कहलाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में अप तथा वि उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखिए। भारत के 3 राष्ट्रपतियों के चित्र काटकर अपनी कॉपी में चिपकाइए तथा उनके नाम लिखिए। ग्राहम बेल और टेलीफोन। केवल पढ़ने के लिए। आज का युग टेलीफोन का युग है। टेलीफोन संचार का सबसे तेज साधन है। यह पलों में आपको अपने संबंधियों तथा मित्रों से बात कराता है। आप केवल टेलीफोन नंबर मिलाइए और संसार के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से बात कीजिए। टेलीफोन वास्तव में एक अद्भुत उपकरण है। टेलीफोन आज सभी के लिए आवश्यकता बन गया है, चाहे वह डॉक्टर, वकील, अध्यापक अथवा व्यवसायी कोई भी हो। किंतु इतनी उपयोगी चीज बड़े परिश्रम के पश्चात प्राप्त हुई है।
इसके आविष्कार तथा विकास की अपनी कहानी है। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। उनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। भाषा विज्ञान का अध्ययन समाप्त करने के पश्चात उन्होंने अध्यापन कार्य आरंभ कर दिया। अध्यापन से जो समय बचता उसे वे विज्ञान के प्रयोगों में लगाते थे। वे प्रयोगों में इतने लीन हो जाते थे कि समय पर भोजन भी नहीं करते थे। इसके कारण उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। स्वास्थ्य लाभ के लिए वे कनाडा गए, परंतु वहां कोई लाभ नहीं हुआ। अतः वे वहां से बोस्टन चले गए। बोस्टन में वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए। कुछ दिनों पश्चात उन्होंने गूंगों तथा बहरों को पढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ पर वे एक धनी परिवार के संपर्क में आए। वे इस परिवार के साथ 3 वर्ष तक रहे। यहीं से उन्होंने टेलीफोन के आविष्कार का प्रयास करना शुरू किया। गूंगों तथा बहरों को शिक्षा देते रहने के कारण बेल को यह ज्ञात हो गया कि ध्वनि तरंगे कान के पर्दे से किस प्रकार टकराती हैं। उन्होंने कान के पर्दे जैसी लोहे की 2 गोल झिल्लियां बनाई। फिर उन दोनों को बिजली के तार से मिला दिया। एक झिल्ली को वह मुंह के पास लाए तथा दूसरी में कुछ शब्द बोले। इससे कंपन उत्पन्न हुआ। फिर तार के द्वारा यही कंपन दूसरी झिल्ली तक पहुंचाई। दूसरी झिल्ली में भी वैसी ही कंपन उत्पन्न हुई। इससे वायु में भी कंपन उत्पन्न हुई और पहली झिल्ली पर बोले गए शब्दों की ध्वनि दूसरी झिल्ली पर सुनाई देने लगी। ध्वनि सुनकर ग्राहम बेल अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रयोग की सफलता के लिए निरंतर कार्य करते रहे। 28 वर्ष की आयु में वे थोड़ी दूरी पर तार ध्वनि भेजने में सफल हुए। अब आगे प्रयोग के लिए उन्हें विद्युत विज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए वे विद्युत विज्ञान के विशेषज्ञ हेनरी जोसेफ के पास गए। उन्होंने बेल का साहस तो बढ़ाया, इंकतु प्रयोगों में कोई सहायता नहीं की। बेल पुनः बोस्टन आ गए। यहाँ पर उन्हें उनके बचपन के मित्र थॉमस वॉटसन मिले। वॉटसन ने झिल्लियां बनाने में बेल की भरपूर सहायता की। सन 1875 की एक संध्या को दोनों मित्र अलग अलग कमरों में प्रयोग कर रहे थे। बेल ने अपने कमरे में कई बार झिल्ली द्वारा ध्वनि सुनी। उन्होंने वॉटसन से कहा, फिर से बोलो। तुम क्या कह रहे हो? वॉटसन ने कहा। वॉटसन के शब्दों को बेल ने बिल्कुल साफ साफ सुना। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों मित्र आमने सामने बैठे बातें कर रहे हों। इस बातचीत से यह सिद्ध हो गया कि तार द्वारा ध्वनि को दूर तक भेजा जा सकता है। दोनों मित्रों ने प्रयोग को जारी रखा। अंततः 10 मार्च 1876 को बेल अपने प्रयोग में सफल हुए। वॉटसन ने बहुत दूर जाकर इस यंत्र से ग्राहम बेल से बात की तथा उनके शब्दों को सुना। दोनों मित्रों की खुशी का ठिकाना न रहा। अब उनके सामने समस्या आई कि इस यंत्र की जानकारी लोगों तक वैसे पहुंचाई जाए। इसके लिए ग्राहम बेल ने एक धनी युवती से विवाह कर लिया। उनकी पत्नी के पिता ने इस यंत्र को फिलाडेल्फिया की एक प्रदर्शनी में रखा। वहां पर ब्राजील नरेश ने इस यंत्र को देखा और समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया। इसके पश्चात एक वैज्ञानिक ने इसमें कुछ सुधार किए और एक कंपनी के सहयोग से बेचना आरंभ कर दिया। इस प्रकार संसार के कई देशों तक यह पहुंच गया। भारत में प्रथम टेलीफोन एक्सचेंज सन 1888 में कोलकाता में स्थापित किया गया। इस एक्सचेंज में केवल 50 लाइनें ही थी। इसके पश्चात सन 1913 में शिमला में 700 लाइनों वाला स्वचालित एक्सचेंज स्थापित किया गया। किंतु वास्तव में भारतीय टेलीफोन सेवा की प्रगति सन 1951 के बाद हुई। प्रथम S0T0D0 ग्राहक ट्रंक डायलिंग सेवा सन 1960 में लखनऊ और कानपुर के बीच प्रारंभ हुई। वर्तमान में भारत के सभी नगर टेलीफोन सेवा से जुड़े हैं, यहाँ तक कि ये सेवा अब देश के अधिकांश गांवों में भी उपलब्ध है।
अध्यापन संकेत, छात्र छात्राओं के संचार के अन्य साधनों जैसे पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, फैक्स व टेलीविजन आदि की जानकारी प्रदान करें।